हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं क्लास 11th का एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो भाई इस चैप्टर में क्या क्या होगा, नाम से आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट मतलब भाई मेज़रमेंट, इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, और यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा बच्चों। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा बच्चों, क्या आप मान लीजिए आज बहुत खुश हो, आज आप बहुत खुश हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा बच्चों, आप खुश हो, क्या आप मुझे बता सकते हो आप कितने खुश हो? अब बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मतलब कितना, कितना मतलब? तो बच्चों आप बोलोगे सर मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश हूँ। यार फिर भी कोई मेज़र तो कर सकते होंगे ना कितना खुश हो। आप बोलोगे सर नहीं, मैं तो इसे मेज़र ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप खुशी को मेज़र नहीं कर सकते। चलो आप मुझे बताओ, अगर कोई एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, मान लीजिए किसी बात को लेके वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो क्या आप उसकी फ्रस्ट्रेशन को मेज़र कर सकते हो? अब बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो मेज़र कहाँ होती है। हाँ, बड़ी ज़्यादा होगी फ्रस्ट्रेशन, कम होगी, बस इतना कह सकते हैं ज़्यादा है या कम है। आप बहुत गुस्सा हो आज किसी से, यू आर वेरी एंग्री, क्या आप ये मेज़र करके बता सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं, हम ये चीज़ें मेज़र करके नहीं बता सकते। तो भाई आप मुझे ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते। बट अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि बच्चों लेंथ, कोई एक लेंथ है, मान लीजिए ये एक लेंथ है आपके सामने, जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रा की, क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो ये लेंथ कितनी है? अब बोलोगे हाँ सर हम ये बता सकते हैं। कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर हमारे पास स्केल है, हमारे पास मीटर रॉड है, हम स्केल को रखेंगे। मान लीजिए ये आपके पास स्केल, आप एक रखोगे, इतना हुआ, दो मान लीजिए कि 2 बार आया। आप बोलोगे सर अगर ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो भाई 15 + 15 ये 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। बोलोगे हाँ सर हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं बच्चों आपकी हाइट कितनी है? आप बोलोगे हाँ सर इतने फीट इतने इंच है। तो मतलब आपको पता है वो कितनी है। अब ये थोड़ी बोलोगे बड़ी ज़्यादा है, बड़ी कम है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप मेज़र करके बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आपको जम्मू से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है? आप बोलोगे सर हम कभी गए ही नहीं। चलो मान लीजिए आप ट्रेन से चले गए। तो अगर मैं पूछूं कि बच्चों कितना टाइम लगा, आप बता दोगे सर इतने घंटे लगे, हमें 7 घंटे लगे, हमें 8 घंटे लगे। तो आप टाइम को मेज़र करके बता रहे हो। तो मतलब आप समय को भी क्या कर सकते हो, समय को भी आप माप सकते हो, समय को भी आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों आपका मास कितना है, मास, वेट नहीं पूछ रहा, मास कितना है, तो आप बोलोगे सर हमें तो वेट ही पता है। चलो मैं वो भी बताऊंगा आपको वेट और मास में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर मेरा मास इतने केजी है। जब आप ऐसे बोल दोगे, मान लीजिए कि मेरा वेट इतना केजी है, आप केजी में कुछ बताओगे। मतलब आप मास या वेट को भी क्या कर सकते हो बच्चों, आप मास या वेट को भी मेज़र कर सकते हो। तो इसको भी आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हो, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते। तो बच्चों वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो, बच्चों वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो, फिजिक्स में उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स में उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? फिज़िकल क्वांटिटी। क्योंकि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब हमें मेजरमेंट करनी है। तो भाई मेजरमेंट जिनकी की जाती है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो किन की मेजरमेंट की जा सकती है? फिज़िकल क्वांटिटी की। तो भाई व्हाट इज़ ए फिज़िकल क्वांटिटी? आप बोलोगे सर एक क्वांटिटी विच कैन बी measured directly और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो क्वांटिटी जिनको आप मेज़र कर लेते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बच्चों देखो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप डायरेक्टली मेज़र कर लेते हो। जैसे लेंथ को मेज़र करना है, मीटर रॉड यूज़ करो, डायरेक्टली मेज़र कर लोगे। आपको टाइम को मेज़र करना है, क्लॉक यूज़ करो, डायरेक्टली कर लोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों स्पीड को मेज़र करना है, क्या स्पीड को मेज़र कर सकते हो आप? हाँ, आप बोलोगे सर स्पीड को मेज़र करने में क्या मुश्किल है, स्पीड भी तो आप बताते हो सर इतने मीटर पर सेकंड या इतने किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं बच्चों, स्पीड
ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लास 9th में बच्चों इतना आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब क्या है, लेंथ है बच्चों, टाइम तो चलो टाइम ही है। तो भाई स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए, फिर इनको यूज़ करके आप स्पीड निकालते हो। मतलब स्पीड को आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते ऐसे, आप इनडायरेक्टली मैथमेटिकली मेज़र करते हो। हाँ, मीटर के से हम कर लेते हैं, बट कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं बच्चों जिनको हम डायरेक्टली मेज़र करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। बट जो भी है बच्चों, अगर आप किसी एक क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे फिजिक्स में हम उसे, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? ओके। तो बच्चों आपने सीखा मुझसे कि कुछ क्वांटिटीज़ फिजिक्स में ऐसी होती हैं जिनको हम मेज़र कर लेते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मगर बच्चों क्या आपने कभी सोचा कि हाँ मेज़र कर लेते हैं, बट कैसे करते हैं, हाउ, कैसे मेज़रमेंट होगी? आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेज़रमेंट आप बताइए किस चीज़ को मेज़र करना है, हम तो मेज़र करके बता देंगे। सही है बच्चों, एक बार फिर से अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों इस लेंथ को मेज़र करके बताओ मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेंथ। अब बोलोगे हाँ सर इसमें क्या मुश्किल है, लेंथ को मेज़र करना है, आराम से कर देंगे सर, बस हमें एक मीटर रॉड चाहिए। क्या चाहिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक 1 मीटर रॉड है, ठीक है। मीटर रॉड बच्चों, अगर आप कभी कपड़े वाली दुकान पे गए होंगे, आप उनको कहते हो कि भाई हमें इतने मीटर सूट चाहिए या इतने मीटर हमें कपड़ा चाहिए, तो आप उसको मीटर में बताते हो, है ना। मान लीजिए बच्चों ये वही मीटर रॉड है, लेट इट बी कि ये थी, आपने इसको यहाँ पे रखा। पर सबसे पहले आपने क्या किया, मीटर रॉड लेके आए, एक बार, दो बार, मान लीजिए कि 2.5 टाइम था, तो आप लिख दोगे सर ये आपका आया 2.5 मीटर। मुश्किल था क्या? नहीं। तो बेसिकली आपने किया क्या, सही किया बच्चों, आपने ऐसा ही करोगे आप। अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों चीनी लेने जाना है, कि आप चलो बाज़ार जाइए, अब वहाँ से चीनी लेके आइए 5 kg। तो जब आप वहाँ पे लेके पूछने जाओगे कि सर कि भैया हमें 5 kg चीनी चाहिए, तो वो भैया क्या करेंगे जहाँ पे आप गए हो। मैं नए टाइप की बात नहीं कर रहा, नए इन द सेंस कि मैं उन मतलब वेइंग मशीन्स की बात नहीं कर रहा जिनमें जो डिजिटल है, मैं पुराने टाइप की बात कर रहा हूँ जिसमें बैलेंस होता था, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, मान लो आपने 5 kg बोला, वो 1 kg के 5 डाल देंगे, या फिर 5 kg का एक तरफ डाल देंगे, दूसरी तरफ चीनी डालना शुरू कर देंगे। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मतलब अब वो दोनों बराबर हो चुके हैं। बट उसके लिए भी उन्होंने क्या यूज़ किया, 1 kg है ना, एक पत्थर यूज़ किया 1 kg का, उसे 5 बार रखा, 5 kg हो गया, फिर उसको उस चीनी के साथ डालते के जब वो दोनों बराबर हो गए, एक लेवल पे आ गए, मतलब अब वो चीनी 5 kg हो चुकी है, तो आप उसको भी मेज़र कर सकते हो। हाँ बच्चों ऐसे ही हम मेज़र करते हैं। तो बेसिकली हमने मेज़रमेंट में किया क्या, क्वेश्चन ये था कि हम मेज़रमेंट करते कैसे हैं, हाउ अ मेज़रमेंट कैन बी डन। तो आपने देखा कि सर मेज़रमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना भी वो नहीं है। आपको जो चीज़ दी गई है, पहले आप देखिए क्या दिया गया। अगर आपको लेंथ मेज़र करने के लिए कहा गया तो आप 1 kg का पत्थर लेके नहीं आ सकते उसको मेज़र करने के लिए, है ना। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है, आपको सबसे पहली चीज़ बच्चों देखना है कि लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, यूनिट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है, यूनिट। क्या, यूनिट की सिलेक्शन। तो बच्चों अगर आपको मेज़रमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, जो आप यहाँ से रिजल्ट निकाल रहे हो, मैं लिख रहा हूँ मेजरिंग प्रोसेस। तो आपने बच्चों ये सीखा कि मेजरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे लेंथ को मेज़र करना है तो मैं लेंथ का ही यूनिट सेलेक्ट करूँगा, मास को मेज़र करना है तो मैं kg मास का ही यूनिट सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने सिलेक्शन की यूनिट की। जब आपने सिलेक्शन कर दी यूनिट की, फिर उस यूनिट को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे आपने लेंथ को मेज़र करने के लिए 1 मीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होता है, मीटर को आपने चूज़ कर दिया, आपने सिलेक्शन कर दी। फिर इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स, तो आपने लिख दिया 2.5 मीटर। तो बेसिकली आपने पहले यूनिट की सिलेक्शन की, फिर आपने उस यूनिट को कंपेयर किया। किसके साथ कंपेयर किया, इस लेंथ के साथ, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपने उसके यूनिट को क्या किया बच्चों, कंपेयर किया। तो अब बच्चों आप कह सकते हो कि मेजरिंग प्रोसेस क्या है। आप लिखोगे सर इट इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक कंपैरिजन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, किसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। जैसे लेंथ को मेजर करना है, मास को, जो भी है, इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी
इज कंपेयर्ड, अब सीधा एक कंपैरिजन प्रोसेस इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद इट्स यूनिट, उसको उसके यूनिट के साथ क्या किया जाता है बच्चों, कंपेयर किया जाता है। अच्छा आप बोलोगे सर हाँ यूनिट के साथ कंपेयर किया जाता है, और कितने स्टेप की प्रोसेस है, इट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, पहले स्टेप में आप सिलेक्शन करते हो यूनिट की, सिलेक्शन ऑफ यूनिट, यही किया था बच्चों, अगर आप देखो तो आपने बच्चों यही किया था। सबसे पहले आपने सिलेक्शन की किसकी, यूनिट की, सिलेक्शन ऑफ यूनिट, यू लिख रहा हूँ बच्चों जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करते हो, आप बच्चों कंपेयर करते हो, कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद द यूनिट, और बच्चों इससे आपको क्या मिलेगा, टू गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, टू गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं लिखता हूँ। अब बोलोगे सर कहाँ पे, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू, बच्चों अभी आपको बताया, आपने यूनिट सेलेक्ट किया, आपने इसको इस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि इस लेंथ के साथ कंपेयर किया जैसे ये था वो, तो भाई इसको जब आपने रखा 1 मीटर 2 मीटर एंड 2.5 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, आप बोलोगे सर 2.5 मीटर। इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो 2.5 भी आएगी, कुछ भी आ सकते, तो मैं लिख रहा हूँ n, और यूनिट बच्चों मैंने यहाँ पे मीटर लिखा है, वो केजी भी हो सकता था अगर मैं मास को मेज़र करता, वो सेकंड भी हो सकता था अगर मैं टाइम को मेज़र करता, तो मैं इन जनरल यूनिट को लिख रहा हूँ यू। देयरफॉर बच्चों आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी, उसको मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बच्चों अगर उसको Q के साथ लिखो, Q इज इक्वल टू एन यू, कि वो एन यानी कि वो नंबर, जैसे यहाँ पे 2.5 मीटर है, यू यानी कि यहाँ पे यूनिट, जो कि यहाँ पे क्या है बच्चों, जो यहाँ पे मीटर है। तो ये आपका आ गया सबसे पहले क्या आ गया बच्चों, कि कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेज़र कर लेते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है वो आपने सीखा, ठीक है, जिसमें हम यूनिट को सिलेक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने बात की यूनिट की, किसकी बात की बच्चों, यूनिट की बात की। भाई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ अ यूनिट, क्या कहा बच्चों मैंने, यूनिट क्या है, तो बच्चों यूनिट आप बोलोगे सर वो जो वही जिससे हम मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ को मेज़र करना है तो उसका यूनिट मीटर, बट मीटर है क्या है मीटर, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपसे बोलूँ कि बच्चों मास को मेज़र करना था, बोलोगे हाँ सर केजी इज़ द यूनिट ऑफ मास, पता होगा आपको, बट केजी है क्या। तो बेसिकली बच्चों ये जो 1 मीटर है या 1 केजी है, बेसिकली बच्चों अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या है, अगर मैं मीटर की बात करूं सबसे पहले, तो भाई ये लेंथ का ही एक क्या है, जैसे लेंथ की ही एक डेफिनेट अमाउंट है, स्टैंडर्ड अमाउंट है लेंथ का, कि भाई लेंथ के इतनी लेंथ को मैं क्या बोलूँगा, मीटर बोलूँगा। 1 केजी क्या है, ये मास का ही क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, कि भाई इतना मास अगर बीच में कुछ आया उसको ही मैं क्या बोलूँगा, केजी बोलूँगा। बट नेचर दोनों की सेम है, मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, इसकी नेचर वही होगी जो लेंथ की है, लेंथ वाली नेचर लेंथ ही होगी, ये लेंथ का ही एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। केजी मास का यूनिट है तो ये मास का ही एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, यूनिट क्या है, तो बच्चों आप लिखोगे यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब ये लिख सकते हो यहाँ, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट, इसी को हम उसका क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों। तो बच्चों क्या यूनिट है वो आपने सीखा। अब बात करता हूँ बच्चों, यूनिट तो आपने देखा कि हाँ ऐसे हम मेज़र करते हैं, मगर बच्चों क्या यूनिट यही होंगे बार बार जिसकी मैंने बात की, मीटर की, केजी की,
सेकंड की। क्या बस यही 3 यूनिट है? नहीं बच्चों, यूनिट तो बड़े टाइप के होते हैं, और भी बड़े सारे हैं। आप बोलोगे, मैं अगर आपसे बोलूँ बच्चों कितने यूनिट होंगे, हाउ मच, बताइए मुझे कितने यूनिट हैं, यूनिट कितने होंगे? आप बोलोगे सर बेसिकली जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उतने यूनिट होते हैं। जैसे सर लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकंड है, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी के 3 यूनिट आ गए। तो आप बोलोगे सर फिजिक्स में तो बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने क्लास 10th में करंट पढ़ा हो, है ना, ओम्स लॉ आपने पढ़ा, उसमें आपने पोटेंशियल देखा, आपने रेजिस्टेंस देखा, आपने रेजिस्टिविटी देखा। जो ये तो 10th की बात की मैंने। क्लास 11th में क्लास 9th में आपको याद होगा, आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा था, आपने लेंथ को, आपने, अगर मैं बात करूँ, आपने फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया था साउंड चैप्टर में। अगर मैं बात करूँ, आपने बॉइंट फोर्स या थ्रस्ट को मेज़र किया था, एक चैप्टर था आप। तो बच्चों बड़ी सारी चीज़ें थी जो आपने पढ़ी थी, और वो सारी क्वांटिटीज़ बच्चों फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ तो उतने यूनिट होंगे। बच्चों अगर ऐसी बात है तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बड़ी ज़्यादा हैं, तो क्या उनके यूनिट्स भी बड़े ज़्यादा होंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या है ज़रा याद रखिएगा। बेशक बच्चों एक बात याद रखना, देयर इज़ अ, बेशक यहाँ पे याद रखिएगा, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बेशक बड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये नोट करने वाली बात है बच्चों। बट देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि थोड़े से यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज़ बड़ी ज़्यादा है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? मैं बताता हूँ बच्चों को कैसे पॉसिबल हुआ। कारण ये है बच्चों, कारण ये है कि बड़ी सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम वो जो सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट है उन्हीं की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या रीज़न है बच्चों? रीज़न ये है कि बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कुछ के तो बच्चों डायरेक्ट यूनिट होंगे, बट और बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी बच्चों जिनको हम कुछ ही यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट, आप बोलोगे सर स्पीड को तो हम मीटर पर सेकंड में मेज़र करते हैं कि नहीं करते? यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड। सही है बच्चों। यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ क्या है मुझे बताना। आप बोलोगे सर मीटर। यूनिट ऑफ टाइम क्या है? आप बोलोगे सर सेकंड। यार लेंथ और टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको तो मैंने डायरेक्ट मीटर और सेकंड उनके यूनिट थे, बट जब मुझे स्पीड के यूनिट बताना चाहा तो मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन नहीं है ना, मीटर और सेकंड का ही कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए क्या मुझे और यूनिट चाहिए थे? स्पीड जैसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या मुझे और यूनिट चाहिए थे? नहीं बच्चों, स्पीड जैसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स भी इन यूनिट से ही एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ऐसे बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर बच्चों मैं बात करूँ डेंसिटी की, डेंसिटी बच्चों आपने नाम सुना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर नहीं सुना तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास के यूनिट केजी हैं, वॉल्यूम के मीटर क्यूब होते हैं। आई होप आप सबको पता होगा, क्लास 10th में बड़े सारे चैप्टर आपने ऐसे पढ़े हैं जिसमें आपने वॉल्यूम क्यूब की, सिलेंडर की, स्फीयर की निकाली होगी। तो भाई इसके यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। तो भाई केजी तो मास का यूनिट था, मीटर तो लेंथ का यूनिट था, तो वही है ना, लेंथ और मास के यूनिट से ही मैंने डेंसिटी का यूनिट भी बता दिया। तो आप समझ ही गए बच्चों मैं जो कहना चाहता हूँ। आप क्या समझे? आप ये समझ गए कि हाँ कुछ यूनिट से ही, लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट से हम बड़ी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, क्यों मैंने ये कहा कि ह्यूज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बट लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? बिकॉज रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न इसका ये है, कारण ये है, ए लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, बड़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ बच्चों, उनका बड़ा ज़्यादा एक नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
फ्यू यूनिट्स। आई होप आपको मेरी एग्जांपल से समझ आया होगा क्या कारण है। तो बच्चों आपने ये सीखा क्वांटिटीज़ बड़ी हैं, यूनिट्स थोड़े ही हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ ये जो थोड़े यूनिट हैं जिनसे आप बाकी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बताते हो, इन थोड़ी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। और ये जो थोड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनको कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब इसी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो थोड़ा मैंने आपको बताया कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, ठीक है, और उनके यूनिट्स क्या होंगे। फंडामेंटल यूनिट्स आप कह सकते हो। तो बच्चों आप बोलोगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनसे बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं, मैं कह सकता हूँ, जो बाकियों से नहीं बनती। फंडामेंटल यानी कि याद रखिएगा फंडामेंटल का एक मतलब बेसिक। क्या? बेसिक। तो बच्चों मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, दोज क्वांटिटीज़ which are जो दूसरों से नहीं बनी वो फंडामेंटल, और जिससे दूसरी बनती हैं which are neither derived मतलब दूसरों से ना बनना, दूसरों से नहीं बना। which are neither derived जो दूसरों से ना ही बनी है। अगर बनी नहीं है तो वो दूसरों में तो टूटेंगी भी नहीं। चीज़ किस में टूटती है? जिससे वो बनी हो, है ना। nor can be further रिजॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों? रिजॉल्व का मतलब होता है टूटना। स्प्लिट लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, इनटू अदर क्वांटिटीज। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज जिनसे बाकी सारी क्वांटिटीज बनती हैं और वो किसी से नहीं बनती हैं, जो ना किसी से बनी है और ना ही अगर बनी नहीं है किसी से वो किसी में टूटेगी भी नहीं। सिंपल सी बात है। तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। और इनके जो यूनिट्स होते हैं, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, और इन्हीं के यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हीं के यूनिट्स को बच्चों हम क्या देंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स की एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और भी बड़े सारे होंगे बच्चों, एक्स्ट्रा लिख देते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, तो ये किसी से नहीं बनी, तो इनसे कुछ बनी है, जैसे मैंने आपको बताया। क्या एग्जाम्पल दी थी? अगर आप याद करो, थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके जाना, आपको दिखेगा मैंने स्पीड डेंसिटी की एग्जाम्पल दी थी। ऐसी और बड़ी सारी एग्जाम्पल है। स्पीड और डेंसिटी किसी से बनती हैं, तो मतलब वो क्या है? वो क्वांटिटीज़ कौन सी हुई? आप बोलोगे सर वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हुई। डिराइव्ड जो दूसरे से बनती हैं। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जो क्वांटिटीज़ दूसरों से बनती हैं। ठीक है। तो बच्चों दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हुई? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ those quantities which are derived, कहाँ से बनी है? from the fundamental quantities। वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड derived quantities। derived quantities। और इनके यूनिट्स को क्या बोलेंगे? द यूनिट्स ऑफ derived quantities आर कॉल्ड, सिंपल सी बात है, द यूनिट्स ऑफ derived quantities आर called derived units। बच्चों इनको आप क्या बोलोगे? इनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट बोलोगे। फॉर एग्जांपल बच्चों स्पीड का यूनिट क्या है? यूनिट्स ऑफ स्पीड
इज मीटर सेकंड इनवर्स। यूनिट ऑफ डेंसिटी बच्चों जो आपको मैंने बताया इज केजी, केजी मीटर पावर -3। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये बच्चों आपने सीखा कि फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है, क्लियर है, और उनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी, क्वांटिटीज़ बड़ी सारी हो सकती हैं बट कुछ ही यूनिट से हम उन सबको बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपने सीखा। तो अब बच्चों जब आपने मेज़र करना सीख लिया है कि कैसे मेज़र करते हैं, आपने ये देखा है कि कितनी तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। पहले तो फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, कितनी तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, 2 तरह की, डिराइव्ड और फंडामेंटल। फंडामेंटल वो जो किसी से ना बने और जिससे बाकी बने, ठीक है। डिराइव्ड वो जो फंडामेंटल से बने, वो आपने देखा। तो बच्चों अब आपने इतनी तरह का देख लिया किसी तरह क्या होता है। अब बच्चों आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सारे WWE तो आपने देखी होगी, रेसलिंग तो आप सारे देखते होंगे। आपने देखा होगा बच्चों वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब रेसलर लड़ने आता है ना बच्चों, तो वहाँ पे ना यूज़ किया जाता है उसके मास के रिलेटेड कि उसका मास कितना है। उसका मास बताया जाता है ही इज़ 300 पाउंड्स, ही इज़ 250 पाउंड्स। तो वहाँ पे बात की जाती है पाउंड्स की। पाउंड बेसिकली किसका यूनिट है, मास का। बट बच्चों आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोकल तो क्या यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पे लोकल तो यूज़ किया जाता है किलोग्राम। तो वहाँ पे किलोग्राम यूज़ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें लेंथ की ही बात करें तो बच्चों आप देखोगे कितनी तरह की लेंथ हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। अगर आपको अपनी हाइट या अपनी लेंथ मेज़र करनी हो तो आप यूनिट यूज़ करते हो फुट, इंच। बट अगर आपको रोड की लेंथ मेज़र करनी है तो आप किलोमीटर, कपड़ा लेना है तो आप मीटर में लेते हो। तो है ना, कितनी तरह की वेरिएशंस हैं। ये तो बच्चों मैंने कुछ बेसिक आपको बताई हैं, ऐसी बड़े सारे यूनिट्स होंगे। दुनिया के हर कोने के अपने यूनिट्स हैं। हमारे लोकल 100 तरह के यूनिट्स होंगे। तो बच्चों बड़े बड़े अलग सिस्टम है यूनिट्स के। सिस्टम बच्चों ये वर्ड जब मैं यूज़ करता हूँ ना फिजिक्स में, तो आपको मैंने बड़ी बार पहले भी कहा है, अगर नहीं आपने सुना तो एक बार फिर से आपको बता दूँ। सिस्टम मतलब एक सेट या एक कलेक्शन। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल दूंगा तो मतलब कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, जिसमें 2-4 यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट्स होंगे, मतलब एक से तो ज़्यादा ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों दुनिया में बड़ी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, तो बच्चों व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। एक सेट है यूनिट्स का। वो यूनिट्स बच्चों आपके फंडामेंटल भी हो सकते हैं या डिराइव्ड भी हो सकते हैं। उनके सेट को हम क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। तो बच्चों दुनिया में बड़ी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मैंने आपको पहले बताया। बट मेनली अगर हम बात करें 3 सिस्टम पूरी दुनिया में चले हैं जो कि बड़े फेमस हैं। अर्लियर साइंटिस्ट उनको यूज़ करते थे, अभी भी बड़े सारे यूज़ हो रहे हैं। तो क्या है बच्चों वो? द 3 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। सेकेंड वन इज MKS सिस्टम एंड द थर्ड वन इज FPS सिस्टम। तो भाई ये CGS, ये इनका नाम से ही बड़ी सारी चीज़ें सीधी एक्सप्लेन हो जाती हैं कि ये किसकी बात कर रहे होंगे। जैसे बच्चों अगर मैं CGS की बात करूं, इस CGS सिस्टम में बच्चों C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। तो भाई इस सिस्टम में हम लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज़ मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकंड। एक ये वाला सिस्टम हम लेके चलते हैं। दूसरा बच्चों MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। तो भाई इस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। और एक रहा आपका बच्चों जो बड़ा वाइडली यूज़ होता है FPS सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड। इसको बच्चों हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं बच्चों? ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम में बच्चों आप पहले समझ गए, लेंथ को हम फुट में मेज़र करेंगे, मास को हम पाउंड में मेज़र करेंगे और टाइम बच्चों सेकंड। एक चीज़ आपने देखी, टाइम को हर जगह किस में मेज़र किया गया? सेकंड में मेज़र किया गया। तो इसको अपने दिमाग में भी रखना है। तो बच्चों ये 3 सिस्टम थे जो वाइडली यूज़ किए जाते थे। फिर भी बच्चों अगर हम बात करें, अब हमें इंटरनेशनली ट्रेड करना है, हमें यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है, बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट करना है। तो यार हमारे पास यूनिवर्सली अगर हम बात करें, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर जगह वैलिड हो या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। हर जगह सारे उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सिस्टम हमारे यहाँ पे भी चलता है, आपके वहाँ पे भी चलता है। तो बच्चों इसकी नीड को समझा 1971 में, ठीक है।
जब बच्चों एक नया सिस्टम लाया गया, दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कहा जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर 1971 की जो थी। इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, उसको अच्छे से बच्चों डेवलप करके फिर जाके इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो दुनिया में हर जगह वैलिड हो। क्योंकि ये इंटरनेशनली वैलिड होगा तो इस सिस्टम को नाम दिया गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI मतलब बच्चों वैसे देखा जाए तो एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टीम इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। तो बच्चों अब फ्रेंच है तो इसी का इंग्लिश में सीधा आपको बता दूं, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको आप इतना मान के चलें, ठीक है। तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया गया जो इंटरनेशनली वैलिड हो, ठीक है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठे होकर 1971 में इस कॉन्फ्रेंस में जो वेट्स और मेजर पे थी, इसमें ये बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया और दुनिया अब इसी सिस्टम को मानती है, जिससे हमारा काम बड़ा आसान हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करना हो किसी एक देश को, किसी कंपनी को, तो उसके लिए बड़ा सिंपल हो गया। बट क्या ये सिस्टम बिल्कुल नया था? नहीं बच्चों, ये जो 3 सिस्टम वाइडली यूज हैं, इसमें ये जो MKS सिस्टम है ना बच्चों, ये जो SI सिस्टम है, ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। मैं लिख सकता हूँ ये क्या है बच्चों, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। तो बच्चों ये बात तो आप दिमाग में रखनी ही है कि जो SI सिस्टम है ये मॉडिफाइड फॉर्म है MKS सिस्टम का। मतलब MKS सिस्टम में लेंथ को मेज़र को करने के लिए मीटर था इस सिस्टम में, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम था, टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड था। बट कुछ और भी तो चीज़ें होती हैं, जैसे करंट को मेज़र करना हो, टेम्परेचर को मेज़र करना हो, उसके लिए भी कुछ डालना था। तो बच्चों वो जो कमियां थी, वो जो नई एडिशंस की गई SI सिस्टम, मतलब इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको क्या बना दिया गया, SI सिस्टम बना दिया गया। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, तो SI सिस्टम में बच्चों यहाँ पे लिए गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और लिए गए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बच्चों बेसिकली कोई डायमेंशंस नहीं थे, मैं बताऊंगा वो भी क्या होते हैं। तो वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिए गए बच्चों SI सिस्टम में, वो क्या थे? पहले मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर लेता हूँ। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। 1 बाय 1 देखते हैं इसके बारे में। तो बच्चों ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई और इन 7 फंडामेंटल ऐसा था कि इन्हीं से बाकी सारी क्वांटिटीज़ अब बनेगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। तो भाई ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। कैंडल वर्ड है ना, कितनी ल्यूमिनस है कैंडल, तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया कैंडेला। क्लियर है? तो वो इसके सिंबल, किलोग्राम का kg, मीटर का m, सेकंड का s, एम्पेयर का a, केल्विन का k, मोल का mol, वहाँ तक ही, और कैंडेला का cd। अच्छा बच्चों, अब इसमें आप पूछोगे सर यहाँ तक तो ठीक है, हम बात मान लेते हैं कि हाँ ये, बट सर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नहीं पता हमें, ये क्या होता है? बच्चों अपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अच्छा मान लीजिए आप बाज़ार बनाना लेने गए, आप बनाना लेने जाओगे तो आप उसको क्या बोलोगे, बनाना कितने चाहिए? वो आपसे सीधा कैसे बात करेगा, कितने डजन चाहिए? 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन। तो बच्चों जब वो डजन वर्ड यूज़ करेगा, हिंदी में इसको हम दर्जन भी कहते हैं, तो डजन में कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12। वैसे ही बच्चों अगर ये गिनती है कि हाँ डजन मतलब 12, वैसे अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, किसी एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो बच्चों वो मॉलिक्यूल्स ना अगर मुझे गिनने हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार 1 करोड़ इतने लाख इतने हैं, तो उनको मैं डजन में नहीं बता पाऊँगा, वो भी बड़े करोड़ों में हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों एक यूनिट यूज़ किया गया है, वो क्या है? मोल। तो बच्चों वो जो सब्सटेंस है, बड़े छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, उनका जो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो होती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यूनिट लाया गया जिसे हम मोल कहते हैं। तो भाई 1 मोल में क्या होते हैं याद रखिएगा, 1 मोल में 6.02 to 10 to the power 23। कितने बच्चों? एक बार फिर से आपको बता दूं, जैसे डजन में 12 होते हैं, तो भाई 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल में 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इतनी चीज़ें मिलके बच्चों थोड़ी नहीं होती, 23 कितनी होती हैं? 10 to the power 23, तो 23 जीरो आप ओवर लगा दीजिए इसके आगे, 1 के आगे। इतनी चीज़ों का, इतने पार्टिकल्स का, इतने एटम्स का, इतने मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का जो ग्रुप है,
उसको हम मोल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर बच्चों? वैसे अमाउंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना बच्चों, कैंडल है, कोई बल्ब है, सन है, तो जो चीज़ जिसमें से लाइट निकलती है हम कहते हैं वो ल्यूमिनस है। तो कितनी इंटेंसिटी है उसकी, कितना ज़्यादा ल्यूमिनस है, तो उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में। तो बच्चों ये 7 थे, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एमकेएस की मॉडिफाइड फॉर्म थी, एसआई सिस्टम में ये लाई गई और इनके यूनिट्स ये और ये सारा। और बच्चों दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं बच्चों? एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो भाई क्या है ये प्लेन एंगल, क्या है ये सॉलिड एंगल? चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो भाई अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूँ बच्चों, देखो ये अगर कुछ बच्चे मैथमेटिक्स जिनका अगर नॉन मेडिकल है कुछ, देखो बच्चों यहाँ पे फिजिक्स तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों वाले पढ़ेंगे, बट अगर मैं उन बच्चों की बात करूँ जिनका नॉन मेडिकल है, जिनका मैथ्स है बेसिकली, तो भाई उनको ये पता होगा ये एंगल वेंगल का सारा कंसेप्ट। बट फिर भी अगर कोई नॉन मेडिकल का है तो उसको बच्चों मैं बता दूँ प्लेन एंगल मतलब क्या। मान लीजिए बच्चों कोई एक पार्टिकल किसी एक टाइम पे यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँचा, तो बच्चों याद रखना ये जो रेडियस वाला है ना, ये रेडियस, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है। इसको एंगल में लिख रहा हूँ डी थीटा। अगर इसका रेडियस आर है और ये बच्चों क्या कहलाती है? ये कहलाती है लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर ये लेंथ ऑफ एन आर्क को मैं लिख रहा हूँ डी एस, तो बच्चों याद रखना ये जो एंगल आपको इस प्लेन पे नज़र आ रहा है ना, ए से बी के बीच में जो रेडियस ने कवर किया है, जैसे अगर ये एक रेडियस था, सेंटर को फिक्स रखें, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लेंथ ऑफ एन आर्क पे घुमाएं इसकी टिप को, तो जितना एंगल कवर होगा इसको मैं प्लेन एंगल कहता हूँ। और जो प्लेन एंगल होता है बच्चों याद रखिएगा वो किसके बराबर होता है? ये एक रेशियो है, लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, दिस डिवाइडेड बाय रेडियस। इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लेन एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? प्लेन एंगल। ये बच्चों सर्कल में होता है, किसमें? सर्कुलर अगर कुछ है तो। बट अगर कुछ स्फेरिकल है, जैसे फुटबॉल आप मान लीजिए बच्चों, फुटबॉल में बच्चों अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, मतलब मैंने क्या किया, एक मेरे पास बहुत बड़ा स्फेयर था फुटबॉल मान लीजिए, मैंने उस पर एक छोटा सा एरिया लिया, ये बच्चों एक छोटा सा एरिया है, ये इसका सेंटर था। अब बच्चों इस सरफेस, इसके जो पेरीफेरी है ना इस पूरे एरिया की, ये जो इसके जितने भी पॉइंट्स, जिससे इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस, अगर इन सारे पॉइंट्स को बच्चों मैं इसके सेंटर के साथ जोड़ दूँ ना, तो मुझे एक कोन सी मिलेगी। इसके पॉइंट को भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो सारे पॉइंट्स को जोड़ दो तो एक कोन, जैसे आइसक्रीम वाली कोन नहीं होती वैसी एक कोन मिलेगी। तो बच्चों ये कुछ एरिया होगा, अगर इस एरिया को मैं डी ए नाम दूँ, क्या नाम दूँ बच्चों? डी ए, ठीक है। और इस रेडियस को अगर मैं आर कहूँ, तो बच्चों ये जो यहाँ पे आपको मिलेगा ना, ये जो होगा इसे बच्चों हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो भाई जो सॉलिड एंगल होता है ना वो किसके बराबर होता है? जैसे अगर इसको मैंने डी थीटा के साथ, तो इसको मैं अगर डी अल्फ़ा के साथ लिखूँ तो आपकी अपनी बच्चों वो आप किसी के साथ भी कर सकते हो। तो भाई वो सॉलिड एंगल क्या होगा? तो ये एक रेशियो है बच्चों, ये जो एरिया है यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है इसका, तो इस रेशियो को मैं सॉलिड एंगल बोलूँगा और इस रेशियो को मैं प्लेन एंगल बोलूँगा। यूनिट क्या होते हैं बच्चों प्लेन एंगल के? रेडियन, सिंबल RAD। सॉलिड एंगल के यूनिट क्या होते हैं? स्ट्रेडियन, सिंबल SR। बड़ा रेयरली बच्चों हम ये सॉलिड एंगल यूज़ करेंगे आपकी क्लास 11th और 12th में, बड़ा रेयरली करेंगे, एक दो जगह पे, बट इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो बच्चों ये था आपका सारा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कितनी तरह के हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है।